देखिए, राजनीति में ना अक्सर कुछ नेताओं की पहचान उनके काम से ज्यादा उनकी एक इमेज से बन जाती है। कभी ये इमेज मजाकिया होती है तो कभी पूरी तरह से गलत। एचडी देवेगौड़ा भारत के एक ऐसे ही प्रधानमंत्री थे जिनकी असल कहानी उनकी उस बनी बनाई छवि से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। जरा ये सुनिए। श्रीमान, मैं इस सदन का सदस्य नहीं हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। ये शब्द खुद एचडी देवेगौड़ा ने जून 1996 में लोकसभा में कहे थे। अब देखिए, ये सिर्फ विनम्रता नहीं थी, ये इस बात का सीधा सीधा सबूत था कि भारत के सबसे बड़े पद पर उनका पहुंचना कितना कितना अप्रत्याशित था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये छोटा आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा कैसे। ये कहानी है एक ऐसे नेता की जो कर्नाटक की जमीनी राजनीति से निकला और सीधा दिल्ली के सत्ता के शिखर पर पहुंच गया। तो चलिए इस अनोखे सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब देखिए, दिल्ली की कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनके गृह राज्य कर्नाटक में। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले देवेगौड़ा वहां की राजनीति के एक बहुत मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके थे। कर्नाटक में लोग उन्हें एक खास नाम से जानते थे, मन्नीना मगा, यानी धरती का बेटा। सोचिए, धान की खेती करने वाले एक किसान का बेटा जिसके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा था। यही जमीनी पहचान उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बन गई। और ये कोई रातों रात की कामयाबी नहीं थी, उनका सफर दशकों लंबा था। 1962 में एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा पहुंचे और फिर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए 1994 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। मतलब साफ है, वो कोई नौसिखिया नहीं थे जो अचानक दिल्ली पहुंच गए। उन्हें राजनीति की हर चाल पता थी। और फिर आता है साल 1996, एक ऐसा साल जब देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसने देवेगौड़ा के लिए दिल्ली के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए। 1996 के आम चुनाव के नतीजे आए और किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला। इसे कहते हैं हंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु संसद। मतलब एक राजनीतिक कंफ्यूजन, सरकार बनाए तो कौन बनाए। और इसी संकट के बीच से एक बिल्कुल अप्रत्याशित सरकार का रास्ता निकला। तो इस कंफ्यूजन के बीच एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा, यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा। ये कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर 13 क्षेत्रीय पार्टियों का एक गठबंधन था। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने सरकार बनाई कांग्रेस के बाहरी समर्थन से। मतलब कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं थी, बस बाहर से सपोर्ट कर रही थी। और यही इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो ये सब हुआ कैसे? सबसे पहले तो चुनाव के नतीजों से एक राजनीतिक गतिरोध बन गया, फिर बना यूनाइटेड फ्रंट। लेकिन जब वीपी सिंह और ज्योति बसु जैसे बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया, तब सबकी नजरें एक ऐसे नाम पर जाकर टिकीं जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था, एचडी देवेगौड़ा। ठीक है, प्रधानमंत्री तो बन गए, पर उनका कार्यकाल चला सिर्फ 11 महीने। लेकिन मजे की बात यह है कि इन 11 महीनों की जो असली कहानी है ना, वो उस इमेज से बिल्कुल अलग है जो अक्सर हमें दिखाई जाती है। तो क्या है मिथक और क्या है असलियत? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो मीडिया में उनकी एक इमेज बनाई गई कि वो ऊँघते रहते हैं, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते, एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन जब हम उनके काम के रिकॉर्ड को देखते हैं तो एक पूरी तरह से अलग और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आती है। जरा उनके कुछ कामों पर नजर डालिए। आज दिल्ली की लाइफलाइन, दिल्ली मेट्रो, जानते हैं उसके प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल क्लोजर उन्हीं के कार्यकाल में मिला था। सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना या फिर नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 राज्यों का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बनना, ये सब उन्हीं 11 महीनों में हुआ। इतना ही नहीं, आरटीआई और लोकपाल जैसे बड़े कानूनों की बुनियाद भी तभी रखी गई थी। और ये आंकड़ा, ये शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक को दिखाता है, 52 से 58%। ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में हुई वोटिंग का परसेंटेज है। सोचकर देखिए, जहां पिछले चुनाव में सिर्फ 2% वोट पड़े थे, वहां इतना बड़ा टर्नआउट। ये घाटी में लोकतंत्र की वापसी का एक बहुत बहुत बड़ा संकेत। देवेगौड़ा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, 10 महीनों में सभी नीतियां बनाई गईं, टेलीकॉम नीति, राष्ट्रीय राजमार्ग, मेट्रो नीति। मुझे एक भी सांप्रदायिक दरार दिखाइए, चाहे कश्मीर में या देश के किसी भी हिस्से में। ये बात उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस को साफ दिखाती है। अब सवाल यह है कि अगर इतना सब कुछ हो रहा था तो फिर यह सरकार इतनी जल्दी गिर कैसे गई? इसका जवाब सरकार बनने की कहानी में ही छिपा था। ये जो संयुक्त मोर्चे की सरकार थी ना, वो एक तरह से ताश के पत्तों के महल जैसी थी। इसकी नींव कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर टिकी थी, और जब नींव इतनी कमजोर हो तो उस पर हमेशा गिरने का खतरा तो बना ही रहता है। और हुआ भी वही। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 1 जून 1996 को शपथ ली और ठीक 11 महीने बाद अप्रैल 1997 आते आते कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया। देवेगौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार गिर गई। तो आखिर में हम देवेगौड़ा की विरासत को कैसे देखें?
क्या वो सिर्फ एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी सरकार आई और चली गई, या फिर वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत में गठबंधन की राजनीति को एक नई दिशा दी, आरटीआई जैसे कानूनों की बीज बोए और राज्यों की आवाज को पहली बार राष्ट्रीय मंच पर इतनी मजबूती से रखा? तो सवाल यही रह जाता है, एचडी देवेगौड़ा इतिहास की किताबों में महज एक फुटनोट हैं या भारत में गठबंधन के राजनीति के एक असल प्रणेता? उनकी कहानी हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि भारतीय राजनीति में कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित चेहरे भी सबसे गहरा असर छोड़ जाते हैं।